This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम तीसरी दफ़ा मिल रहे हैं to discuss charter economy with the same panel जिससे हमने दो नशिस्त पहले भी की है. आज के चार्टर ऑफ इकोनॉमी में हम दो अहम इश्यूज़ पे बात करेंगे. एक तो है सेफ्टा का इम्प्लीमेंटेशन. साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो कि सार्क ममालिक के दरमियान साइन हुआ काफ़ी साल पहले, बाद बहुत डिले के बाद पाकिस्तान ने उसको रेटिफाई किया. उस पर पिछले एक साल से अमल दरामद तेज़ होता जा रहा है. और लास्ट जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसमें हुई है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है, कैबिनेट ने इंडिया को देने पे रजामंदी जाहिर की. अब जिसकी मुखालफत भी हो रही है, जिस पर बहस जारी है. इसीलिए आज का ये मौजू बहुत ही रेलेवेंट है. दूसरा इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है. जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि मुख्तलिफ लीडर्स इंक्लूडिंग इमरान खान ने कहा कि जी एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ा इशू है और हम अटेम्प्ट्स करेंगे कि तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाए. तो इस सिलसिले में हम आज चाइनीज़ मॉडल को डिस्कस करेंगे, जहां फ्री ट्रेड जोन्स बनाकर बहुत तेज़ी से जॉब्स क्रिएट किए गए और वेल पेड जॉब्स क्रिएट किए गए. और देखते ही देखते चाइना जो है ये 92 में ये शुरू हुआ था और आज चाइना जो है दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी बन गया. ये कैसे हुआ? क्यों उन्होंने हांगकांग पे चाइना ने कब्ज़ा नहीं किया? क्यों हांगकांग की डुप्लीकेशन शुरू कर दी अपने मुल्क में? ये क्या प्रोसेस था? क्यों अभी की जो लीडरशिप है या डेंग ज़ोपिंग साहब ने शुरू किया था, ये क्यों किया? डेंग ज़ोपिंग तो वो इंसान थे जिन्होंने 17 साल की उम्र से कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू की. पूरी ज़िंदगी गधों और खच्चरों पे बेचारे पहाड़ों पे घूमते रहे. 67 ईयर्स के एज में उन्होंने ये क्यों सोचा कि जॉब्स नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं और हम जॉब क्रिएट करने के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मॉडल फिर से अपने मुल्क में कुछ पॉकेट्स में बनाएं और जॉब्स क्रिएट किए. उनको लाइफ थ्रेट हुई, उनको बहुत प्रेशर पड़ा कि ये ना करो, क्योंकि ये कम्युनिस्ट जो फ़िलासफ़ी जिसके लिए वो लड़ते रहे थे, जिसके तहत मौजू तंग और उन लोगों ने मिलकर 1 करोड़ लोगों को चाइना में मारा, तमाम इंटेलेक्चुअल्स को मार दिया, तमाम बिजनेसमैन को मार दिया, तमाम लोग भाग के चले गए. उसी लीडरशिप ने क्यों ये रिवर्सल की, इस पर हम बात करेंगे. क्या ये हमारे लिए एक मॉडल बन सकता है? क्या इस तरह से हम तेज़ी से जॉब क्रिएट कर सकते हैं? आइए अपने पैनल को फिर से तारुफ कराऊँ. हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह पराचा साहब, जो कि मुस्लिम लीग काफ के कराची के प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर. इन्हीं के साथ मौजूद हैं हमारे वेल नोन राना गुल अफरीदी साहब, जो कि लेबर सेक्रेटरी हैं ANP के और बादशाह खान के मानने वालों में एक मैं समझता हूँ वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो हु रियली ट्राइज टू फॉलो बादशाह खान. इन्हीं के साथ मौजूद हैं फारूक ख्वाजा साहब, who is member of the executive committee of पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक वो पार्टी जिसके तरफ सबकी नज़र लगी हुई है, जो ऐसा लगता है कि शायद वाकई दिल से इनकी जो लीडरशिप है चाहती है कि यहाँ के मसले तेज़ी से हल हों. पराचा साहब, आपसे शुरू करता हूँ. साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम आस्ते आस्ते अब उसके तरफ बढ़ रहे हैं, ये सार्क का जो एक मिशन था, जो कि जनरल ज़ियाउर रहमान ने एक ज़माने में पेश किया, जिसमें ये कहा गया कि तारीख़ अगर देखी जाए 2000-3000 साल पुरानी, तो ये जो इंडो पाकिस्तान का खित्ता था, ये एक ट्रेडिंग बेसन था, एक एरिया था जो अफ़गानिस्तान से शुरू होता था बर्मा तक, और मुख्तलिफ़ दौरों में हिंदू मुसलमान हुकूमतों में, अंग्रेज़ों के दौर में ये एक कॉमन मार्केट रहा. यहाँ आपस में इतनी ट्रेड होती थी कि दुनिया से ट्रेड करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी. फिर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, जो कुछ हुआ आपको पता है. उसने कहा कि ज़रूरत इस बात की फिर से इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, और उसके तहत ये सेफ्टा एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है, जिसके तहत 2017 में तमाम जो इकनॉमिक बॉर्डर्स हैं ख़त्म हो जाएंगे, एक कॉमन मार्केट तश्कील दे दी जाएगी. इसके बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें दावत दी यहाँ पर और इस मौजू पे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं. मैं समझता हूँ पूरी कौम की निगाहें पाकिस्तान के ख़ास तौर पर लगी हुई हैं. साफ्ता एग्रीमेंट जो कि 7 ममालिक में हुआ था, तो अफगानिस्तान को भी उन्होंने शामिल किया है, और उसके उन्होंने ये अफगानिस्तान शुरू से इस खत्ते का हिस्सा रहा, लेकिन वो उसको लेकर नहीं आया. लेकिन अब इस मरतबा वो ले आया, बर्मा को भी लाने की कोशिश हो रही है. जी हाँ, और जो हुआ तो फौजी हुकूमत की वजह से ज़रा रुकावट है. अगर वहाँ फौजी हुकूमत ना होती तो बर्मा आ चुका होता. तो ये जनवरी 6, 2004 में इसको रखा गया और जाके 1 जनवरी 2006 में ये फोर्स हुआ. इसमें 2 किस्म की, इन 7 ममालिक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया. एक
لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ایک جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں. ڈیولپنگ میں انہوں نے انڈیا، پاکستان اور سری لنکا کو ڈالا. ہم ڈیولپنگ میں آئے، بڑی خوشی کی بات. ہمارا نام کم از کم آئے تو گئے. ڈیولپنگ میں اور انہوں نے لیسٹ، ان کو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں لیسٹ میں جو ہے وہ بنگلہ دیش، بھوٹان، برما اور نیپال، اور یہ 4 جو ہے. اور ہمارے جو ڈیولپنگ میں پاکستان، مالدیپ، یہ 4 جو ہے. پاکستان، بنگلہ دیش ڈیولپ میں ہے نہیں، ان کو ابھی نہیں دیا. 3 ممالک کو انہوں نے ڈیولپ میں رکھا، اسی لیے ان کی ڈیوٹی اسٹرکچر جو ہے میں پاکستان، انڈیا، سری لنکا، پاکستان اور انڈیا. اچھا، میری جو معلومات ہے سری لنکا وغیرہ، پاکستان، سری لنکا اینڈ بنگلہ دیش کو نہیں لیا انہوں نے. اور اسی لیے جو ٹیرف ہے وہ 2012 تک انہوں نے جو ہے ان کو جو گنجائش دی ہے وہ 2 سال میں انہوں نے کہا 2007 تک 20% اور 2012 تک 0 ڈیوٹی اسٹرکچر کریں گے ان تینوں ملک. جبکہ لیسٹ ڈیولپنگ کنٹریز کو انہوں نے 5 سال کی اضافی چھوٹ دی، جو 2017 تک جا کے وہ جو ہے 0 ڈیوٹی اسٹرکچر ہوگا. ہمارے یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان، خاص طور سے پاکستان کو اور انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس کے اندر پاکستان کی بھی کئی تحفظات ہیں. انڈیا ابھی حال ہی میں بڑے افسوس کے ساتھ بات تھی کہ ایک اقتصادی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، وزیر اعظم صاحب اس کی سربراہی میں وہ میٹنگ کے چیئرمین تھے. اچانک اقتصادی کمیٹی کے اندر یہ جو سیکرٹری کامرس تھے انہوں نے ایک سمری پیش کر دی کہ انڈیا کو موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دے دیا جائے، اور بغیر ایجنڈے کے اس کو لایا گیا اور اس کو دستخط کروا کے انہوں نے وہ بھیج دیا اس کے اندر. تو بڑا یعنی لوگوں کو ایک حیرانگی سی ہوئی کہ جس چیز ایجنڈے پہ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو فائنلائز ہماری انڈیا کے ساتھ. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے فری ٹریڈ ہونے کے باوجود بھی 180 ملکوں کو ہم نے دیا ہوا ہے. سر ایک بات بتاؤں، جو لوگ WTO کے ممبر ہیں، کے ممبر ہیں انہوں نے آنا ہے، لیکن اس میں کئی ممالک نے اپنی صنعتوں کو اور زراعت کو بچانے کے لیے ایسے ٹیرف بنائے کہ دوسرے ملکوں کے جو بزنس مین تھے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے، تاکہ ان کے ملک کی ہماری اپنی صنعتیں محفوظ رہیں. ہندوستان کے ساتھ ہمارے بہت سارے تنازعات ہیں، جو اب تنازعات ختم نہیں ہوئے اور ہم ان کو فری. تو آپ اس کے خلاف ہیں؟ میں ذاتی طور پہ نہیں، ذاتی نہیں، پارٹی کے حوالے سے بھی ہمارے لوگوں کے کئی لوگوں کے وہ ہیں اس میں اختلافات ہیں. ابھی ہم نے دیکھیں چیمبرز نے تمام انڈوس کیا، اس کو فیڈریشن نے انڈوس کیا ہوا ہے، جو بڑی بڑی ٹریڈنگ سوائے سر جو ٹیکسٹائل سے منسلک انڈسٹریز ہیں بہت سارے لوگ ہیں. آپ دیکھیے انڈیا کے اندر ایک چیز 10 روپے کی بن رہی ہے، پاکستان میں وہی چیز 20 روپے میں بن رہی ہے. وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکستان کی انڈسٹری یہاں پہ تباہ ہو جائے گی. ہمارے پاس افغانستان کی مارکیٹ ہے جو پاکستانی انڈسٹریلسٹ اور پاکستانی کموڈیٹیز وہاں جا رہی ہیں، وہ بھی انڈیا لے جائے گا، جس ایس تک کنٹریز تک وہ بھی لے جائے گا. ہم اپنی زراعت کو بچانا ہے اور ہم اپنے لوکل انڈسٹری کو اگر ہمیں بچانا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ان معاملات کو بھی دیکھ لیں. اس کے علاوہ ہندوستان کے ساتھ سے نکل جانا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں نکل رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں باقی ممالک کے ساتھ. ایک آپ کو سر مثال دوں، مارچ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے سوئٹزرلینڈ کے ایک صحافی سے کہا تھا کہ اگر ہندوستان پاکستان کو برابری کے سطح پہ بات چیت کرنا چاہے اور اپنے تو لہذا اس کے درمیان جتنی بھی تنازعات اور معاملات اور اختلافات ہیں وہ تمام طے ہو سکتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی اس بات کو اگر آپ لے لیں تو جب تک ہمارے ہندوستان سے تنازعات ختم نہیں ہو سکتے ہم اسے نہ تو موسٹ فری نیشن قرار دینا چاہیے اور نہ ہم اس کے ساتھ تجارت میں بڑھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں انڈیا سے نہیں کریں گے تو سیفٹا میں بھی آپ بات یہ ہے باقی ملکوں سے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ باقی ملکوں سے بھی، ہم ہندوستان سے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تنازعات پہلے ختم کرے. کشمیر میں وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کشمیر کاسٹ کو کیا ہوگا، کیا پیچھے بالائے طاق رکھ دیں؟ کئی لیڈروں نے کہا جی پہلے اس کشمیر کے معاملے کو بالائے طاق رکھ دیں. ہمیں اختلاف ہے اس بات سے. ابھی کوئی قیادت ایک پوائنٹ جو رہ گیا، تنازعات ختم ہو جائیں. کئی تنازعات جو 100 سال میں بھی نہیں ہوں گے نہ ہوں تو آپ اپنی سوورنٹی کو قائم رکھنے کے لیے ہندوستان جیسا مکار دشمن جو کہ آپ کی جو ہے دشمن بھی ہے، اگلے 2000 سال لڑتے ہیں، لڑنے کے لیے ہیں لوگ. آئیے سر، آپ کے پارٹی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں نے ابھی ماشاء اللہ ولی خان صاحب کی کتاب پڑھی اور ان کی جو تقریریں میں نے سنی ہے پڑھی ہے، اس کے اندر اس سے تو ایک جو ویژن مجھے سمجھ میں آیا ان لوگوں کا یہی تھا کہ یہ علاقے میں مل جل کے رہنا چاہیے. پارٹی کا کیا مشہور ہے اس سلسلے میں، پارٹی کا کیا سوچ ہے؟ بات یہ ہے طارق جاوید صاحب کہ امان اللہ پراچا صاحب تو بادشاہ آدمی ہے، اس کی پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے وزراء کابینہ اس ساری معاملات کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر یہ آپ بھی ہیں سر اس میں، یہاں پر یہ مخالفت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہاں
एक पार्टी डिसिप्लिन होता है। नीचे से लेकर ऊपर तक तकरीबन तमाम फैसले जो है वो मशावरत से होते हैं, और वो जो भी फैसले होते हैं उसको सब एक्सेप्ट करते हैं। हमें इस मुल्क में अगर गद्दार करार दे दिया गया तो उसकी बुनियादी वजह भी यही थी कि हम चाहते थे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता जैसे अमानुल्लाह पराचा साहब ने कहा कि जी जब तक इंडिया के साथ हमारे बाकी मामलात थे नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी आपने खुद कहा हमारी सनतों का क्या हाल है, हमारे इकनॉमिक का क्या हाल है, हमारे बिजली का क्या हाल है, ये सारी चीज़ें जो है अगर पड़ोसी ममालिक के साथ हम थे नहीं करेंगे, पड़ोसी ममालिक के साथ हम ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाएंगे, तो सात समंदर पार से तो हमारे जो ताल्लुकात रहे वो हम जानते हैं, वो हमने देख भी लिए कि उन्होंने हमें कहाँ कहाँ धोखा दिया, कहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल किया, टिश्यू पेपर की तरह फेंक के छोड़ भी दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी का बिल्कुल वाज़ेह मंशूर है इस सिलसिले में कि हम चाहते हैं कि पड़ोसी ममालिक के दरमियान ऐसे ताल्लुकात हों कि हमें आने जाने में भी कोई पाबंदी ना हो एक दूसरे के साथ। और हम तो ये कहते थे, हमारा तो डिमांड ये है हमारे पार्टी का कि सूबों को भी ये इख्तियारात होनी चाहिए कि वो अपने पड़ोस के ममालिक के साथ अपने तौर पर तिजारत कर सके। ये पाबंदी मर्कज़ की तरफ से नहीं होनी चाहिए, हर सूबे का अलग बॉर्डर है। ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि मरकज़ जो है वो ये पाबंदी लगाए कि आप इसके साथ कर सकते हैं, आप इसके साथ नहीं कर सकते। हम तो ये चाहते हैं कि सूबों को खुद मुख्तियार बनाया जाए और ये ट्रेड का मामला जो है ये भी सूबों के हवाले कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये जो मुश्तरका मार्केट की बात हो रही है ये बहुत दुरुस्त बात है, और इसमें ये बाकी मामला जैसे अभी कश्मीर का मामला है 60 साल में तय नहीं हुआ, 62 साल में, अब 62 साल और लगेंगे, तो क्या हम एक दूसरे के साथ तिजारत नहीं करेंगे? क्या एक दूसरे के साथ हम बैठेंगे नहीं? रिस्पेक्ट टू अमानुल्लाह साहब, सर एक बात मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। जब यूरोप में इतने सालों साल जंग हुई, लाखों करोड़ों लोग मर गए, ऐसी नफरत कि जर्मन अंग्रेज को नहीं देख सकता, अंग्रेज जो फ्रेंच को नहीं देख सकता था। ताइवान और चाइना का मामला ले लो, ताइवान जब एक हो गए तो एक सवाल ये पैदा हुआ, आज कोई पूछे जिस बुरगंडी पे इतनी लड़ाई हुई, बुरगंडी कहाँ का है, किसका हिस्सा है? आमतौर से अगर आप वहाँ से ट्रेवल करेंगे आपको पता ही भी नहीं चलेगा कि कब जर्मनी शुरू हुआ, कब फ्रांस खत्म हो गया। तो वो अब कोई वैल्यू उसकी प्रॉब्लम नहीं रही जिसकी इतनी जंगें हुई। वहाँ की सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, वहाँ की लीडरशिप जो है वो जिन दूसरे ममालिक के साथ बातचीत करती है तो उसकी नीयत में फतूर नहीं है। जैसी सार्क कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको उनकी नीयत ठीक थी, उन्होंने दावत दी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया के, क्या पाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखिए क्या प्री कंडीशन लगाते हैं पाकिस्तान आने के लिए। वो कहते हैं अगर दोबारा बम्बई जैसा वाकया अगर फिर रूनुमा हुआ तो उसका पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। जब तक हमारे यहाँ दरअंदाजी होती रहेगी उस वक्त तक मैं पाकिस्तान का दौरा नहीं करूंगा। ये आप नियत देखें, ऐसे मुल्क के साथ हमने क्या करना है। जो लोग ये बातें करते हैं कि हम हिंदुस्तान ने हमारे साथ क्या किया, वो हमसाया, हमारा मुल्क तोड़ा उसने, हमें हमारे अंदर आज भी हर जगह पे बलूचिस्तान के अंदर वो दरअंदाजी कर रहा है। लिबरेशन फोर्सेस को इंडिया बलूचिस्तान के लोगों को वो जाके ट्रेनिंग देके पाकिस्तान में भेज रहे हैं। कैसे आपकी पार्टी कैबिनेट में शामिल थी जिसने ये साइन किया है? सर हमारी पार्टी हिंदुस्तान की दुश्मनी की बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है। शुजात साहब थे जब साइन, हमारे लोग तो कोर्ट में भी गए। सर आप किससे? मैं अर्ज करूं कि तनाज़ात जो हैं वो आवाम की जिंदगियों पर मुहित नहीं होने चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनकी तरक्की के लिए उस पर रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये साउथ एशिया का जो इलाका है इसमें गालिबन 35-36% दुनिया की आबादी रहती है, बहुत बड़ी आबादी, और इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, और अब तो अफगानिस्तान भी शामिल हो गया जी 2011 में, और इसी तरीके से जो दूसरे ममालिक हैं वो भी। आपको ये भी मालूम है कि जितने दुनिया के बड़े ममालिक हैं ये ऑब्जर्वर की हैसियत से शामिल है। तिजारत बराबरी की बुनियाद पर हमारा मौक़िफ़ है, होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि किसी भी इक़दाम से इसको पेश नज़र रखना चाहिए कि किसी भी कदम ऐसे इक़दाम ऐसे लिए जाएं
जिससे आपकी इंडस्ट्री या आपकी कारोबारी लोगों की नुकसानात हों, ये ना हो, इसकी पेशबंदी कर दी जाए। और इतनी बड़ी मार्केटें जो हैं, देखिए एक वक्त पहले कुछ और होगा, अब कुछ और होगा। मैं एक दफ़ा चाइनीज़ कौंसिल जनरल से बात कर रहा था, आप ये सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो वो फरमाने लगे कि मैंने कहा जी आप ताइवान वगैरह, अमेरिका सपोर्ट करता है ताइवान को और आपके अंदर रिफ्ट है, तैयारे ले रहे हैं, ये वो। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हमने अब $100 बिलियन की एक्सपोर्ट अमेरिका को कर रहे हैं महीने की। महीने की? जी। अच्छा, कहने लगे कि हमारे जो ताइवान है, इनके जितने भी लोग हैं, ये मेन लैंड चाइना के अंदर इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्योंकि हम चीप हैं। अब हम इनको मजबूर कर देंगे इकोनॉमी के हवाले से कि जनाब ये हमारी मुखालफत नहीं कर सकेंगे, बल्कि जम हो जाएंगे शायद। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, ये है आज की दुनिया की बात। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी कौमी गैरत को कुर्बान कर दें। यकीनन वो मामलात पर अपना मौक़िफ़ आप डट के बयान करें और उसको डट के आप मुकाबला करें उन बयानात को, लेकिन उसको सामने रखते हुए आप बाकी अवामुन नास की फलाह और बहबूद जो है वो अगर तिजारत के ज़रिए से मुमकिन है, उस पर रुकावट ना डालें। तो इट कैन गो साइमल्टेनियसली। खालिद साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आपका आया। ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चार्टर इकॉनमी पे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मुल्क के अहम पार्टीज़ हैं उनके बीच में हम बैठ के बात करें, कुछ चीज़ों पे हम मुत्तफ़िक़ हो जाएं एज ए कौम कि हमें ये करना है, इस पर सियासत ना आए, और उसके बाद जो भी पार्टी पावर में आए उस पर अमल करे इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अभी हमने सेफ्टा पे बात की, जिसके तहत पूरे खित्ते में एक कॉमन मार्केट बनाने की बात चल रही है। आपने हमारे हाज़रीन का वो सुन लिया मौक़िफ़। अमानुल्लाह पराचा साहब जो काफ लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कुछ इसमें रिजर्वेशंस हैं। उनका कहना है कि पहले इंडिया से ओवरऑल ताल्लुकात सही होने चाहिए, कश्मीर का मसला होना चाहिए, फिर इस तरह की चीज़ बहुत वो उसको सपोर्ट करते हैं। ANP का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ आ गया, क्योंकि इनकी लीडरशिप बहुत ज़माने से ये वो इस तरह के डिवीज़न के फेवर में नहीं थी। शुरू से वो चाहती थी कि इस खित्ते में सब लोग मिलजुल के रहें। वो तो बिल्कुल 100% इसको सपोर्ट करें। फारूक साहब ने भी ANP PTI की तरफ से भी बात बिल्कुल बड़ी वाज़ह तरीके से की कि इस चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इससे ओवरऑल इस इलाके में अमन होगा, बेहतरी आएगी, लोगों को जॉब मिलेगी, इकॉनमी ओवरऑल इम्प्रूव होगी। सेफ्टा के बारे में जो हमारे दूसरे हमने प्रोग्राम्स किए हैं, उसमें जो फेडरेशन के लोग आए हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग आए, उन्होंने जनरली सपोर्ट किया। कंसर्न तो उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री एट स्टेक है। एक जो तलत साहब हमारे एक हैं चैम्बर के, उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैं बताता चलूँ। उन्होंने कहा कि अभी जो हम तिजारत कर रहे हैं, दुनिया से चीज़ें मंगा रहे हैं, अगर वही चीज़ें हम अभी इंडिया से अगर मंगाना शुरू कर दें तो 14% तो फ्रेट का कॉस्ट जो है ना वो बच जाएगा। उसके अलावा इंडिया से चीज़ें भी सस्ती मिल सकती हैं बहुत सारी। तो उससे कह रहे थे कि कॉस्ट कम होने की वजह से चीज़ों की कीमतें कम हो सकती हैं। तो ये अब आप लोगों को डिसाइड करना है किसको किस पार्टी पे आप वोट देना है। आइए अब दूसरे मौजू पे हम जाते हैं, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड जोन। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि चाइना का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं आज। चाइना में 92 में ये मॉडल स्टार्ट किया गया अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और वहाँ अब जो है इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है कि इसकी वजह से चाइना आज सेकेंड बिगेस्ट इकॉनमी बन गया है। जो भी चीज़ आप मेड इन चाइना देखते हैं वो यही फ्री ट्रेड जोन से बन रहे हैं, जहाँ गवर्नमेंट का अमल दखल ना होने के बराबर है। हमारे साहब, आप क्या समझते हैं, डेंग एक्सोपिंग ने जो इकदाम किया 92 में, आप उसकी जगह होते तो आप ये करते? मैं होता तो मुझे तो जो चीज़ें ज़ाहिर बात है जो बचपन से एक आदमी लड़ता रहा कैपिटलिज्म के खिलाफ, वो कह रहा है कि प्योर कैपिटलिज्म ले आओ। आप देखें, उनका जो मौक़िफ़ था ना,
वो 92 से पहले चाइना At the ने age of 67. उन्होंने जो कुछ किया, मगर चाइना ने अपनी पॉलिसी, जो रिफॉर्म की पॉलिसी बनाई थी 70 में बनाई थी, और 70 से में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जितनी भी कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे जो है फ्री ट्रेड जोन लगाए गए, जिसकी वजह से 70 से लेकर 88 तक ऑलरेडी उनके इक़दाम से पहले 24 फ्री ट्रेड जोन वजूद में आ चुके थे, जिसका मकसद तो यही था कि भाई दुनिया के जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर यहाँ पे आकर उनके इन्वेस्टमेंट्स करें। तो बाद में 88 के बाद जो है वो 52 उनके टोटल और तकरीबन उन्होंने 38 फ्री ट्रेड जोन और बनाए। अब इस वक्त तकरीबन 52 के करीब उनके फ्री ट्रेड जोन है, जहाँ छोटी से लेके हाई टेक इंडस्ट्री फ्री ट्रेड जोन और इकोनॉमिक फ्री जोन में थोड़ा सा फर्क सेम है। नहीं, फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड कोड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दे आर ऑलमोस्ट सेम। मकसद यही है कि आप जो है वहाँ इन्वेस्टर्स को आप इनवाइट करते हैं ताकि जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ड्यूटीज ना हो, हर किस्म की इमारत हो, फ्री ट्रेड हो, तजारत फ्री हो, किसी किस्म की रोक टोक ना हो। ये मकसद तो आपने मेरे इजाफा कर दिया नॉलेज में। मैं तो 6 को जानता हूँ, बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन्स हैं जो हम पढ़ते रहे हैं डेंजो बैंक के हवाले से, और आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा है। चलिए, और अच्छी बात है। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं? हाँ, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इस वक्त 6 के करीब इकोनॉमिक जोन हमारे पास हैं। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, रिसालपुर है, गुजरांवाला है। आप समझते हैं कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और फ्री इकोनॉमिक जोन जिसकी हम बात करें एक ही चीज है? ये बिल्कुल एक ही चीज है। नहीं, देखिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आपसे करता हूँ। देखिए 88 में हमने फ्री टूर्स में लगाया था फ्री एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में अपनी सिगरेट की फैक्ट्री। उसके ऊपर 20 तो एक्सरसाइज के लोग बैठे होते थे और उनके साथ 20 उनको ये डर है कि आप शहर में ना लें। हाँ, उनको ये इसलिए लगाई है 40 अगर आप फैक्ट्री बंद हो अगर, और यही जाके पाकिस्तान के फ्री ट्रेड जोन, देखिए जिस फ्री ट्रेड जोन की मैं बात कर रहा हूँ ना, चाइना की, इसीलिए फेल हुए ना सर। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होता, कोई कस्टम वहाँ नहीं होता, कोर्ट वहाँ नहीं होता, आपका कुछ भी नहीं होता। वो उनका अपना एक इदारा होता है। अगर आपकी बगल वाले से लड़ाई हो गई तो आप जाएंगे, वहाँ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वहाँ डिसाइड हमारे यहाँ तो वहाँ लेबर कोड भी उनकी स्पेशल से, हर चीज अलग होती है। तभी वहाँ इतने गहमा गहमी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के आपको अगर आप किसी केस में फंस जाए 20-20 साल 30-30 साल बड़े आराम से निकल जाता है। ऐसी जगह कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। खासतौर से चाइना को चैलेंज ये था कि 1 करोड़ लोगों को उन्होंने मारा था। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि 3.6 ट्रिलियन जो अमेरिका वाले में ज्यादा चाइनीज थे जिनके पास था, उनको जब इन्वाइट किया डेंजो पेंग ने, तो किस मुंह से इन्वाइट करता? बड़ा मुश्किल था उसके लिए। तो उसने कहा जी आप आए और आप ये बिल्कुल न डरे कि गवर्नमेंट आपको तंग करेगी या गवर्नमेंट के पास किसी इदारे, आप कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ के 1 पार्टी रूल है उसके किसी इदारे में आप चले गए, उसने आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दिया, खत्म हो गया, आप तबाह हो गए। आपने पूरी जिंदगी की कमाई लेकर आए, उसने आपको एक पॉइंट पे रोक दिया, आप खत्म। बिजली नहीं दिया, गैस नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्या कर लेंगे आप? तो उसने कहा वहाँ हमारा कोई अमल दखल होगा ही नहीं। इसी वजह से वो 3.6 ट्रिलियन भी आया और पूरी दुनिया वहाँ पे उमड़ पड़ी। उस स्टेट की बात हम कर रहे हैं। ये सब जाली किस्म के बने हुए, जाली किस्म, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आई एग्रीड विद यू, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर 240 और 10 कंट्रोल भी रखते हैं। आम इंडस्ट्रीज पे 84 एजेंसीज का पहरा होता है, और ये जो फ्री इकोनॉमिक जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ कम से कम 6 एजेंसीज का पहरा है। 6 एजेंसीज भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूछूं इस सिलसिले में, मेरी बात रह गई कि मैं ये कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर नाकामी की वजूहत ये हैं जो आपने मेंशन की कि यहाँ पर बिला वजह इतनी एजेंसीज हैं, और पाकिस्तान जिसकी वजह से यहाँ पे 240 एजेंसीज काम कर रही हैं। क्यों है? हर एजेंसी से कमाई है, किसी न किसी मिनिस्टर को उससे फायदा हो रहा है। एक दफा एक जगह हमने बात की कि ये जो हमारे पास एक इदारा है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूँ एक बहुत ही जालिम इदारा है जो अंग्रेजों के बाकियात है। अंग्रेज नमक नहीं बेचता था इंडिया में, आपको पता है? नमक बनाना और बेचना जुर्म था, जिसके खिलाफ गांधी ने मूवमेंट चलाई थी। वो तो कंट्रोल इसलिए करता था कि उसको रेवेन्यू लेना था, उसको तो यहाँ से पैसे कमा के बाहर लेके जाना था। एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट, एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या जरूरत है कि नमक के ऊपर पाबंदी लगाए? इसी तरह टीसीपी का क्या काम है कि वो चीनी इंपोर्ट वो करे और चीनी को रोक दे, इंपोर्ट ना करे और यहाँ कीमत बढ़ा ले। अगर दुबई से चीनी आ सके तो कैसे यहाँ महंगा हो सकता है? कैसे कोई यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, चाहे जितने बड़े जागीरदार सरमाएदार चीनी के मालिक हों? सर आप आइए, आप बताएं इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? में तारिक जावेद साहब, ये जो आप लोगों का भी लेफ्ट की तरफ लीनिंग ओरिजिनली था, लेकिन देखिए बात ये है कि हम तो वो बोलते हैं सांप के डसे हुए जो होते हैं वो रस्सी से भी डरते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती हमारी ये है कि कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई।
کہ یہاں انڈسٹری ہونی عام آدمی کا فائدہ کسی نے نہیں دیکھا، یہاں اپنا انڈسٹری فائدہ ہونی دیکھا۔ چاہیے. جب ارباب سکندر خان خلیل ہمارے صوبے کے گورنر تھے تو اس نے صنعت کاروں سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کو بجلی میں اتنی رعایت دیں گے، آپ یہاں ہمارے پاس کارخانے لگائیں. اس وقت صوبے کو یہ اختیارات نہیں تھے، اس نے مرکز کو بھیجا. آج بھی وہ وہیں پڑا ہوگا لیکن ہمیں واپس اس کا رسپانس نہیں ملا، جس کی نتیجے میں آج ہمارے ہاں وہاں کوئی انڈسٹری نہیں ہے جس کو آپ انڈسٹری کہہ سکتے ہیں. ویسے بھی اتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ہمارے انڈسٹریز پہ کہ آج جو مینوفیکچرنگ ہے وہ آپ اس میں فائدہ نہیں ہے کسی کو. فائدہ اگر ہے تو ٹریڈنگ میں ہے. لوگ بنانے کے بجائے صرف تجارت کرنے پہ توجہ دے رہے ہیں. تو اس پہ جاب کریٹ نہیں ہوتی نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جب تک آپ اس طریقے سے پری ٹریڈ زون نہیں بنائیں گے تو آپ کے ملک میں نہ تو لوگوں کو جاب مل سکتا ہے. یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہم پختون کراچی میں آ کر رہ رہے ہیں، کیوں رہ رہے ہیں؟ اس طریقے سے پھر ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں. ان کے پاس بجلی بھی موجود ہے، را مٹیریل بھی ہے، لوگ بھی ہیں محنت کرنے والے، صرف وہاں پہ لگ جانا چاہیے. سب کچھ ہے. اب ہمارے پاس ایسے علاقے بھی ہیں، مثال کے طور پر ٹانک ہے جو پہاڑی علاقہ ہے جس میں سرسبز شادابی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اس طریقے سے بنو کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ پری ٹریڈ زون آسانی سے بنا سکتے ہیں. آپ کو زمین مل سکتی ہے، آپ کو کے لیے لوگ مل سکتے ہیں، نئے شہر وہاں آباد ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ پالیسی، مرکزی پالیسی ایسی رہی جس کے ذریعے خام مال بھی پشاور سے کراچی آئے، بجلی بھی کراچی آئے اور لیبر بھی کراچی آئے. اور یہاں پر وہ جو ہے وہ آج جو حالات ہم جس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری اس پالیسیوں کے نتیجے میں ہوا ہے. ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ پری ٹریڈ زون بنے اور اس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کا اس سے کوئی بہتر راستہ میرے کو دو کنڈیشن رکھنے کی ضرورت ہے جو کہ انٹرنیشنل ہے. انٹرنیشنل لیبر لا، جیسے میں ملٹی نیشنل بینکوں میں کام کرتا ہوں، $250 منیمم پے جو ہے نا اسٹینڈرڈ ہے. اس سے کم آپ دیں گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی ایز اے مینیجر. آپ ایک کنڈیشن وہ رکھ دیں، دوسرا رکھ دیں کہ 8 گھنٹہ بچہ کام کرے گا. 8 گھنٹے سے زیادہ کروانا ہے، اوور ٹائم دو اس کو، اور اس کی خوشی ہو تو کرائے، نہیں تو نہیں کرائے. یہاں کراچی میں سر بچوں کو جس دن سب کراچی میں آج چائنا میں 92 میں یہ حالت ہو گئی تھی. ریزرو بینک نے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا ہوں، میں اپنا تھوکا ہوا خود سے چاٹ رہا ہوں. اس نے یہ منہ زبان کہا. اس عمر کے آدمی کو یہ کہنا بڑا مشکل ہے، میں تھوک کے چاٹ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے. نہیں تو یہ بچے ایک دوسرے کو ماریں گے، کھا جائیں گے. آدمی کو کھائے گا. چائنا میں اتنی بڑی آبادی تھی. آج بھی کراچی میں 2,500-3 ہزار کے اوپر یہ بچیاں، خواتین یہ سائٹ ایریا میں کام کرتی ہیں. میرے پاس اس دن کچھ خواتین بچیوں کو نکالا تھا کمپنی سے، تو ان سے میں نے پھر جب ان کی تنخواہیں پوچھی تو کسی نے بولا 3,000، کسی نے بولا 3,000. بالکل، کسی نے بولا 3,000، کسی نے بولا 2,500. اگر ان بچوں کو ہم 2,500 25,000 کی جاب دے دیں تو ان میں سے کوئی آپ کو دہشت گرد، بدماش، چور، موبائل چھیننے والا ملے گا. اور جو اس میں بچے کام کرتے ہیں، یعنی مرد بچے، ان کو 5,500، 4,000، 5,500 ان کے درمیان. اچھا دنیا کی تو نظر ہے نا اس 3,000 اور 5,000 کمانے والوں پہ. دیکھیں امریکہ میں آٹو ورکر جو ہے 1 گھنٹے کا $70 لیتا ہے. 1 گھنٹے کا. اس کو کنورٹ کر لیں آپ. اگر جی ایم والے کو سیلف انٹرسٹ ہے نا، وہ تو بزنس تو کاروبار ہے، اس کو اگر یہاں موقع ملے گا کہ وہ $250 میں لوگوں سے کام کرا لے تو بھاگا ہوا آئے گا. بالکل. صرف آپ کو حالات تھوڑے سے نارمل. میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو میں تھوڑا سا ریسپونڈ کروں گا فریدی صاحب کی بات کے اوپر کہ کراچی میں جو نفرتیں ہیں مختلف قومیتوں میں، وہ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، لیڈروں کی وجہ سے ہے. لوگ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ میرا یقین ہے. اور میں اوورآل پاکستانی قوم بہت پیار کرنے والی، دینے والی ہے. دیکھیے 1 منٹ میں عمران صاحب بار بار ایک بات بہت زور دیتے ہیں جس کو مجھے بہت پیارا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ خیرات دینے والا قوم کو دکھا دو. جی بالکل، آپ 3 ملین افغانی آ گئے، ہم نے رکھ لیا. صحیح بات. اور دوسرے ملک میں 20 آدمی چلا جاتا ہے تو ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے. دیکھیے میں اس بات کو یہاں پر آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں میری ایکسپیرینس میں
हर आदमी दूसरी कौमियत से मोहब्बत करता है, बिल्कुल करता है, और वो एक कौम की तरह है, लेकिन ये सियासतदानों ने उनको बांटा हुआ है अपने मकासद के लिए। अब आपने कहा फ्री ट्रेड जोन्स के हवाले से हमारा नुक्ता नजर इस ये पे मैं है। एक बात और कहूँ, फ्री ट्रेड जोन ना करें आप। आपके लीडरशिप से आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने एक ओवरऑल एक एजेंडा तो दे दिया कि जी मुझे जॉब क्रिएट करना है, आपको कंसर्न है आवाम से, आप फ्री ट्रेड जोन ना करें, कोई और फार्मूला बता दें, देखिए कोई और अल्टरनेटिव बता दें, हमें कोई मतलब मैं नहीं, आपसे अर्ज करूं, हमें बच्चों को जॉब देना है, जी मैं आपसे अर्ज करूं, थूक के चाटे जैसे भी करें, पाँव पकड़े। मैं आपसे हमारे दुनिया के मैं- बिजनेसमैन का पाँव पकड़ने जाते हैं, इमरान खान, देखिए, फारूक मैं खाजा, तारिक आपसे खान, अर्ज करूं। कि आ जाओ भाई हमारे बच्चों को देखिए नौकरी साहब, दो। मैं आपसे अर्ज करूं कि हमें जो चीजें चाहिए वो चाहिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, नंबर 1। नंबर 2, हम लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर दें। नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कर दें। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जितने दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड के अलग अलग जोन्स आप बना लीजिए। ये भी अच्छा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जापानी आप तरफ एक पूरी जापान की जितनी इंडस्ट्रीज हैं, और उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंध में काम अभी भी क्या हो रहा कतर था। वालों ने ऐसा किया, अच्छा। मुझे तो जी हाँ। इसी तरीके से इटली है, इसी तरीके से दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नीदरलैंड है, जो भी है, आप उनकी एक अलग से जोन बना दीजिए, और वो जोन में एक और भी उसके अंदर एडिशन हो सकती है। वो ये है कि दैट शुड बी ओनली फॉर एक्सपोर्ट, दैट शुड नॉट कम इनटू द लोकल मार्केट। और लोकल में आए तो एज ए ड्यूटी दे के आए, नॉर्मल अब होता क्या है कि दुनिया के कई ममालिक में मिसाल के तौर पर अब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो अब दूसरे मुल्कों के अंदर लेबर सस्ती है, यूटिलिटी सस्ती हैं, एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है, तमाम चीजें ये हैं, तो कोई भी लोग बना नहीं रहे। अब आपको नाइके मिलेगा जो कि वियतनाम में भी बना रहा है, आपको नाइके मिलेगा जो बांग्लादेश में भी बना रहा होगा। इसी तरीके से बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान से बनवा रहे होंगे, टेक्सटाइल भी बनवा रहे होंगे। तो अगर इनको अलग से इनको इंडस्ट्री के लिए जगह दे दी जाए और उसको वहां पर तमाम जरूरियात दे दी जाए, तो वो जोन्स जो हैं वो मोस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। सर उसमें एक चीज मैं बताऊं, जबल अली का मॉडल मैंने देखा हुआ है 80s में, जब मैं गया था तो जबल अली बन रहा था, जमीन को गवर्नमेंट ने दे दिया और एक जबल अली ट्रेड अथॉरिटी बना दी। उनसे कहा, उनको थोड़ा सा कैपिटल दे दिया, उन्होंने कहा बाकी सारा कैपिटल जमा करना सब कुछ तुम्हारा काम है। उन्होंने पूरे दुनिया में इश्तेहार किया, जबल अली फ्री ट्रेड जोन आए, 4% ड्यूटी है दुबई में ले जाने के लिए और बाकी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। उन्होंने अपने इश्तेहार से लोगों को ज़मीनें बेची, वो सिर्फ ज़मीन का किराया लेते हैं जो कि अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आएँ 1 एकड़ ज़मीन ले लें, हमें कहें कि हम बिजली सब जो इतने महीने के अंदर हम दे देंगे। अपने ही पैसे से उन्होंने बिजली बनाई, अपने ही पैसे से लाइनें बिछाई, सब चीज़। गवर्नमेंट ऑफ दुबई पे कोई खास उस पर बोझ नहीं पड़ता है। आपके यहाँ ऐसी बिजली की कमी है, आप अगर फ्री ट्रेड जोन बना देंगे तो वो अपना सारा इंतजाम हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। पहले तो ये थोड़ा सा वो आपको वो कर दूं, हमारे यहाँ किसी चीज की नहीं, हमारे यहाँ आदमी को मैनेजमेंट की कमी है, जो लोग नहीं करते, करप्शन की कमी। करप्शन पे बात करो ना सर, ये 84 एजेंसी जैसे कि मैंने कहा क्यों है? अगर आपका दिल साफ है, आप कहेंगे जी हमें हमारे किसी मिनिस्टर को कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। ये टीसीपी का जो मैं मिसाल दे रहा था, मैंने कहा भाई टीसीपी क्यों रखा हुआ है? तो एक साहब ने जवाब दिया कि अगर टीसीपी नहीं होगा तो फलाने मिनिस्टर की कमाई कहां से आएगी? देखिए ये है, मैं आपसे टीसीपी खत्म कर दो। मैं आपसे अर्ज करूं कि यहाँ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है वो है इंसाफ। अगर इंसाफ मिल जाए लोगों को, तमाम इकदामात हो सकते हैं, तमाम चीजें आ सकती हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बहुत क्विकली आपको एक मिसाल देता हूँ। ऑस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड ने 4 जहाज गंदुम के भेजे, यहां पर पाकिस्तान में आने के बाद वो जनाब रिजेक्ट कर दिए गए। अब आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने मीर जफरुल्लाह जमाली साहब को टेलीफोन किया कि ये जनाब हमने भेजी है, इसको आप वो मत करें। तो उसके अंदर बीच में जो पैसे थे वजीर को नहीं मिले, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैं जाती तौर पर जानता हूं। तो वो 4 जहाज यहां से वापस चले गए। सर आपकी बात से जो जाहिर हो रहा है कि आप लोग सब ये इत्तेफाक करते हो कि यहाँ हर चीज़ है, सिर्फ फराख दिली और ईमानदारी और अच्छे लीडरशिप के आने की जरूरत है, जो अपने ज़ाती मफादात ना देखे, कौम के मफाद देखे। तो माशाल्लाह यहाँ उम्मीद है कि सब चीज़ ठीक हो सकती है।
प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। नाज़रीन, आपने ये डिस्कशन हमारी सुनी, बड़ी मुझे तो आज बहुत तकवीत मिली है कि जो हमारी लीडरशिप है वो करप्शन फ्री सोसाइटी अगर बनाना चाह रही है और आवाम का दर्द है हमारे लीडर्स में, तो इस तरह की चीज़ें करके हमारे पास बेसिक एसेंशियल जो इकोनॉमिक वाइबिलिटी है, हमारे पास लोग हैं जो जैसे कहा कि 3,000 में काम कर रहे हैं, जबकि दुनिया में कोई भी 30,000 से नीचे काम नहीं करता। तो कोई वजह नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन क्यों ना यहाँ आके काम करवाए। वो सब आएंगे, उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, उनको हम सिर्फ रास्ता बना के देना है, वो दौड़े हुए आएंगे और हमारे बच्चों को एम्प्लॉय कर देंगे, हमारे बच्चे खुशहाल हो जाएंगे। साथ साथ ये जो वायलेंस सब खुद ही गायब हो जाएगा। आपको ढूंढ के भी कोई नहीं मिलेगा मोबाइल छीनने वाला जब वो बच्चा 25,000 कमा रहा होगा हर आदमी। इसी के साथ मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज।